आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है, उसको करीब करीब अब 18 महीने 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इन 18 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के, पश्चिम चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से चल के जो पदयात्रा शुरू हुई, वो पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए अभी हम लोग सहरसा में पहुंचे हैं। अभी पदयात्रा सहरसा में है और वहां करीब करीब 10 दिन की पदयात्रा और अभी बाकी है। सहरसा के बाद हम लोग सुपौल जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, मधेपुरा से सुपौल और उसके बाद अररिया आएंगे। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जन स्वराज से बहुत बड़े संख्या में लोग जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ी है तो उन इलाकों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं जहां पर जन स्वराज की पदयात्रा अभी नहीं पहुंची है। अररिया भी वैसे ही एक जिला है जहां अभी 2 या 3 महीने के बाद पदयात्रा के लिए मैं आऊंगा। आज यहां आने का उद्देश्य ये है कि जो लोग पहले से जन स्वराज से, जो लोग जन स्वराज से पहले से यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग जन स्वराज से परिवार से यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, इस सोच से, इस परिकल्पना से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर समझकर, उन सारे लोगों से पदयात्रा से पहले आकर मैं एक बार परिचय करूं, मिलूं। इसीलिए जिले में एक दिन पदयात्रा के बीच से निकलकर हम लोग आते हैं ताकि उन लोगों के सवालों का जवाब दे सकें, उनसे परिचय कर सकें, ताकि पदयात्रा आने से पहले वो लोग सोच समझकर इस परिकल्पना को बेहतर तरीके से जानकर ये निर्णय ले सके कि वो पदयात्रा में अपनी क्या भूमिका चाहते हैं, क्या देखते हैं और किस तरीके से वो पदयात्रा में जुड़ेंगे। आज पूरा दिन करीब रात में 10 बजे तक हम इसी कैंप में यहाँ अररिया में जो साथी जन स्वराज की परिकल्पना से जुड़े हैं, उनसे मिलने का, उनसे संवाद, उनके सवालों के जवाब का कार्यक्रम है। आपसे मिलने का मकसद ये है कि चूंकि यहाँ आए हैं, जिले में पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो पदयात्रा के आपके उद्देश्य जो हमारे हैं वो बता दें और पदयात्रा के दौरान के जो अनुभव हैं, जो आगे की रणनीति है, आगे क्या करना चाहते हैं, या अगर आपके कोई राज्य और देश के स्तर पर राजनीतिक कोई सवाल हो, वो सवाल का जवाब भी आपको देंगे। तो मैं संक्षिप्त में पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपके सवाल लेंगे। पदयात्रा मेरे 20 बरस के अपने अनुभव का निचोड़ है। 10 बरस पहले मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था, फिर 10 बरस जिस काम को हमने किया उसको लोग चुनावी रणनीतिकार या चुनाव प्रबंधन के नाम से जानते हैं। 20 बरस के मेरे अनुभव के आधार पर बिहार के होने के नाते बिहार की गरीबी, पिछड़ापन, बदहाली के कारण को जानने और इसको सुधारने का जो रास्ता मैंने निकाला, जो समझ हमारी आई बात, उसी से जुड़ा हुआ है पदयात्रा के 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आप वोट चाहे जिस किसी को भी दें, जिस नेता को, जिस दल को दें, जब तक वोट आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं देंगे, तब तक बिहार में सुधार की कोई संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए कि बिहार में जो गरीबी है, बदहाली है, पिछड़ापन, भुखमरी है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पत्रकार होने के नाते आप उस पर समाचार लिखते हैं, अपने वक्तव्य देते हैं। जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी हैं, वो उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। नेतागण लोग आकर उस पर भाषण करते हैं। लेकिन जो लोग उस कष्ट में जी रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उन्हें पता नहीं है कि क्या समस्या है। बिहार में
गरीबी है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन है, सड़क नहीं है, बाढ़ है, सूखा है, ये सब बात लोगों को पता है। इसके बावजूद जो लोग वो जीवन जी रहे हैं, वो जाकर जब वोट देते हैं तो इन विषयों को छोड़कर अन्य विषय पर वोट करते हैं। तो इसकी वजह क्या है, ये समझने की जरूरत है। बिहार में ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ जाति की जो व्यवस्था है उसी वजह से ये सारी परेशानी है। बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति जाति के आधार पर वोट करता है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया है। जाति सच्चाई की, समाज की एक बड़ी सच्चाई है, बिहार में भी एक बड़ा मुद्दा है। और जैसे दूसरे राज्यों में जाति की भूमिका चुनाव में, राजनीति में है, वैसे बिहार में भी है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जातियों की भूमिका नहीं है। और ये भी नहीं है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही हो रहा है, क्योंकि अगर हर चीज जाति पर ही बिहार में होता तो नरेंद्र मोदी के भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता। नरेंद्र मोदी के जाति का तो एक आदमी भी बिहार में नहीं रहता है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो फिर यहाँ रहने वाले 20% मुसलमान आरजेडी को क्यों वोट दे रहे हैं? वो तो उनकी जाति की पार्टी नहीं है। मेरा जो अपना अध्ययन है कि पिछले 30-40 सालों में बिहार में वोट 4 वजहों से पड़ रहा है। पहली वजह है जाति। एक समाज में बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन समाज में उतना ही बड़ा एक वर्ग है जो जाति के आधार पर नहीं, धर्म और विचारधारा, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहा है। इसके बाद तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि उसको लालू जी के जंगल राज का डर है। वो भाजपा का वोटर नहीं है, वो लालू जी के विरोध में है। उसने जंगल राज देखा है। जैसे मुसलमान जो लालू जी को वोट कर रहा है, वो जाति धर्म पर वोट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से, विकल्प न होने की वजह से लालू जी को वोट कर रहा है। तो ये 4 वजह है। लोग यहाँ पर वोट, ज्यादातर लोग जाति पर, धर्म या विचारधारा, राष्ट्रवाद पर, या लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी, ये 4 विषय पर वोट यहाँ पड़ रहा है। तो मैं इसको एक शब्द में कहता हूँ, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। बिहार के लोगों की दुर्दशा का कारण है राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। या तो आप जात के आधार पर किसी के बंधुआ मजदूर बन गए, या धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गए, या लालू जी से डर के आप भाजपा का बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, या भाजपा से डर के लालू जी का बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर वोट अपने समस्या और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कम लोग दे रहे हैं। इसीलिए बिहार में ये समस्या है। इसीलिए पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव गांव जाकर, जब हम लोग पैदल चलते हैं तो हर 2-2.5 किलोमीटर पर रुककर किसी न किसी एक गांव में बैठकर वहां ग्राम सभा करते हैं। 400-500 के लोगों को, कहीं 20 लोग भी बैठे चाहे 500 लोग बैठे, उनको ये बताते हैं कि आप अपना वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट जिसको भी दे रहे हैं, मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। आप अपने जात वाले लोगों को अगर कोई सामान देते हैं, बेचते हैं, दूध बेचते हैं, मुर्गा बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो भी उससे पैसा लेते हैं। तो अगर 50 रुपए का दूध आप अपने जाति के लोगों को मुफ्त में नहीं देते हैं, तो लाखों रुपया का वोट आप अपने जाति वाले को मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है समाज में इस बात को जाकर समझाना। दूसरा उद्देश्य ये है कि जन सुराज की जब मैंने परिकल्पना की तो बिहार में एक अध्ययन कराया जिसमें करीब करीब 55% लोगों ने बिहार में ये बताया कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है। वो चाहे भाजपा के समर्थक हैं, लालू जी के समर्थक हैं, नीतीश के हैं या कांग्रेस के हैं। 55% लोगों का बिहार में मानना है कि बिहार में एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है। तो इसीलिए पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज में अगर आधे से ज्यादा लोग नया दल विकल्प बनाना चाहते हैं
तो उन सारे लोगों को या उनमें से कुछ लोगों को साथ में लाया जाए और उनकी मदद की जाए, सलाह से, प्रबंधन से, व्यवस्था से, ताकि वो साथ में आकर एक नया दल, नया विकल्प बना सके, ताकि जब अगली बार वोट हो तो दलों के अभाव में, सही विकल्प के अभाव में लोगों को मजबूरी में किसी को वोट न देना पड़े। ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य पदयात्रा का ये है, जिसकी वजह से इसमें इतना समय लग रहा है, 18 महीने हो गए, मैं आधा बिहार ही अभी चल पाया हूँ। कोई छुट्टी नहीं लेता हूँ, घर नहीं जाता हूँ, कैंप नहीं रहता हूँ, इसके बावजूद 18 महीने में आधा बिहार ही पैदल चल पाए हैं। उसकी एक वजह यह है कि पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत का, आज 8,500 पंचायत की जमीनी हकीकत को देखकर, समझकर उसके आने वाले 10 साल की विकास की योजना बनाई जाए, हर पंचायत का अलग अलग, ताकि जब ये दल बने तो हर पंचायत की ये योजना को बनाकर जारी किया जाए, ताकि लोग ये देख सकें कि अगर जन स्वराज का दल बनता है, उसको वो वोट देते हैं, सरकार बनती है, तो उनके पंचायत के विकास के लिए जन स्वराज के पास क्या योजना है। इस योजना में हम लोग वहाँ की स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, उससे निजात कैसे पाया जाएगा उसका उपाय बताएंगे, लेकिन साथ साथ 3 बात हर पंचायत में सुनिश्चित तौर पर बताया जा रहा है। पहला, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। दूसरा, बिहार में पलायन रोकने के लिए हर पंचायत में 800 से 12 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि हर पंचायत में 800 रोजगार का अवसर पैदा होगा, ये भी बताएंगे कि किस पंचायत में क्या करने से 800 से 1000 रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। और तीसरा, हर पंचायत में जो खेती अभी हो रही है, वो खाने वाली खेती जो बिहार में होती है, इसको कमाने वाली खेती में कैसे तब्दील किया जाए, इसकी योजना बनाकर हम लोग आपको जारी करेंगे। पदयात्रा के दौरान मैं जब जिले में जाता हूं, तो उस जिले में तब तक रहता हूं जब तक इन तीनों उद्देश्यों को पूरा न कर लिया जाए। मतलब अगर एक आपके अररिया जिला में आएंगे तो जितने गांव में जाकर ये बात समझाने की जरूरत है, वहां जाकर समझाएंगे। यहाँ का कोई गांव, कोई घर अछूता नहीं रहेगा, कोई ना कोई मैं या मेरा साथी जाकर उसको जरूर खटखटाएंगे। पूरे अररिया से उन लोगों को चिन्हित करके एक साथ निकालेंगे जो कि नया दल बनाना चाहते हैं, और अररिया जिले के हर पंचायत के 10 साल की योजना जब बना लेंगे, तभी अररिया से आगे के जिले में जाएंगे। इन 3 उद्देश्यों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आगे पूरा बिहार करने में 1-1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ, चाहे 2 बरस लगे या 5 बरस, इस काम को इसी तरीके से करेंगे, ईमानदारी और शुद्धता से करेंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो विकट परिस्थिति है, जो गरीबी बदहाली है, इससे निकलने का एक और एकमात्र रास्ता यही है कि समाज और राजनीति करने वाले दोनों वर्गों को एक साथ लाया जाए, उनको एक भूमिका, एक लक्ष्य के साथ, कि बिहार में आने वाले 10 साल में अपने और अपने बच्चों की चिंता करके अगर लोग सजग होंगे, खड़े होंगे, तभी बिहार में सुधार होगा। इसी प्रयास के जरिए बिहार में ये बेहतर करने को का संकल्प लेकर ये काम शुरू किए हैं। अब आपका जो सवाल है यात्रा के दौरान के अनुभवों का या अन्य किसी राजनीतिक विषय पर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताया जाए, मेरा नाम मुर्शिद रजा है, दैनिक भास्कर से हूँ मैं। ये जो पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में बदलाव लाने के लिए, क्या लगता है कि इनकी जो पार्टियां काम कर रही है वो किस तरह का बदलाव लाएंगे? नहीं, देखिए, इस पदयात्रा में मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि समाज में, सामाजिक राजनीतिक जीवन में ज्यादातर समय आपका और हमारा इस बात पर जाता है कि बिहार में किस दल ने, किस नेता ने अच्छा किया, किसने खराब किया। जन स्वराज अभियान में मैं बिल्कुल उलट बात बता रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी बिहार में शासन किया, जिस नेता ने, जिस दल ने भी यहाँ शासन किया, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, सभी बात को सही मान लिया जाए। ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने 40-45 साल बिहार में विकास किया, जो उनका दावा है। ये मान लीजिए कि 15 साल में लालू जी ने बिहार में सामाजिक न्याय की दिशा में काम किया, गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दे दी, यही तो उनका दावा है। मान लीजिए, ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार भाजपा के शासन में 18 साल में यहाँ पानी, बिजली, सड़क में थोड़ा सुधार हो गया। लेकिन अगर इन सारे बातों को, सारे दावों को सही मान भी लीजिए, तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी वाला राज्य है। तो कोई तो ऐसी बात है जो आपको, हमको समझ में नहीं आ रही है। हम 1965 में भी 28वें नंबर पर थे, 1990 में भी 28वें पर थे और 2023 में भी 28वें नंबर पर ही है। जब देश आजाद हुआ तो बिहार देश के 5-6 सबसे अच्छे राज्यों में था। तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे। आज बिहार 28वें नंबर पर है। तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा राज्य बन गया। आज आपके बच्चे जाकर तमिलनाडु में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है, क्योंकि तमिलनाडु में भी वही देश का कानून, संविधान है जो बिहार में है। वहां पर भी ये नहीं कोई दावा कर सकता है कि तमिलनाडु में सब नेता हरिश्चंद्र है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाति नहीं है। इन सब के बावजूद वहां तरक्की हुई है, कम हो या ज्यादा, तरक्की हुई है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पीछे चलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको, हमको बिहार के शहरी होने के नाते ये सोचने और समझने की जरूरत है कि ऐसी क्या बात है जो कि बिहार में हम लोग आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। और मेरी जो अपनी समझ है, जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह दलों और नेताओं में नहीं है, समाज में है। जब आपको, हमको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कोई दल और नेता आपकी और हमारी चिंता क्यों करेगा? आप मोदी जी को देखिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बंगाल के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। जब मोदी जी कल परसों बंगाल गए, वहां पर उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया। अभी 2 दिन के बाद वो गुजरात जाएंगे, वहां सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। कल मोदी जी बिहार आए थे, उन्होंने यहाँ जूट मिल, चीनी मिल की बात नहीं की। यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं? लालू का डर दिखा रहे हैं कि हमको वोट नहीं दोगे, भाजपा को वोट नहीं दोगे, जंगल राज आ जाएगा। ये पूरे बिहार को हम 5 किलो अनाज खिला रहे हैं गरीबों को, इसलिए वोट दो। हमने मंदिर बना दिया, इसलिए वोट दो। मोदी जी वही हैं, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका लोग अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि बिहार में लोग पढ़ाई और रोजगार नहीं मांग रहे हैं। बिहार में लोग 5 किलो अनाज मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान मांग रहे हैं, जाति मांग रहे हैं। तो आपको जातिगत जनगणना मिला। जो चीज आप लोकतंत्र में मांगेंगे वही तो मिलेगा। हम लोग इस पर चिंता करते हैं कि वोट किसको दिया जाए। मेरी अपने 20 वर्ष की समझ है कि किसको आप वोट देते हैं ये जरूरी नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप वोट किस बात के लिए देते हैं। एक और आपको आंकड़ा दे रहा हूं। जितने दक्षिण के राज्य हैं जो आज देश में आगे हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां एक व्यक्ति 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री लगातार रहा। लेकिन बिहार में आप देख लीजिए, 32 वर्ष से लालू नीतीश, लालू नीतीश। इसके आगे हम लोग देखने को तैयार ही नहीं है। ये इसलिए है कि जाति धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूरी हो गई। एक आदमी बन गया, अब वो और उसके बच्चे ही यहाँ पर आगे चलाते रहेंगे। तो नई हवा, नई सोच, नया प्रयास हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि समाज उसके लिए वोट नहीं कर रहा है। तो जब तक आप समाज में ये सुधार नहीं लाएंगे कि मेरे भाई तुम पाकिस्तान और पुलवामा के लिए वोट दे रहे हो, जबकि तुम्हारे बच्चे जाकर
गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा? जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मैं 18 महीना से पैदल चल रहा हूँ, 5000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई बिहार में है तो वो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा लालटेन से कि आप सड़क मंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बना? आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, लेकिन हमारे गांव की नालियों गलियों की दुर्दशा क्यों है? आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल, दवा, डॉक्टर क्यों नहीं है? आप शिक्षा मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं है? मुसलमान इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर उसी लालटेन को वोट दे रहा है। यही हाल भाजपा के वोटर का है। कोई नहीं पूछ रहा है मोदी जी से कि भाई आप देश में इतने बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, बिहार की बंद चीनी मिल, जूट मिल कब चालू होगी ये बताओ। आप बताइए, देश में कौन ऐसा उद्योगपति है जिसको अगर मोदी जी ये कह दे कि तुमको बिहार में जाकर चीनी मिल लगाना है, और उसका हिम्मत है कि वो कह दे कि नहीं लगाएंगे? फिर मोदी जी ने ये क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि उनको मालूम है कि ये काम करे चाहे न करे, बिहार की जनता हमको मुफ्त में वोट देगी ही देगी। उनको मालूम है कि बिहार की जनता भाजपा को सिर्फ एक बात पर वोट देगी, लालू का डर दिखाते रहो, वोट बोरा में लेते रहो, मंदिर और अनाज की बात करते रहो, लोगों से वोट लेते रहो। इसी तरह लालू जी को पता चल गया है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं करना है, उनको सिर्फ भाजपा का डर दिखाते रहना है, ना उनको भागीदारी देनी है, ना हिस्सेदारी देनी है, उनको किरासन तेल बनाकर अपने लालटेन में जलाते रहना है। मुसलमान अपना और अपने बच्चों का भविष्य जला रहा है। लालटेन की रोशनी लालू जी के घर में हो रही है, मुसलमानों के घर में नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को नहीं समझ में आएगी तो कैसे कोई सुधार ला देगा? कोई एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। इसीलिए हमने दल नहीं बनाया है, इसीलिए हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप समझो, आप खड़े हो, अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़े होगे तो प्रशांत किशोर आपकी मदद करेंगे। आपको लग रहा है कि हम कुछ नया काम कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। पहले मैं दलों को, नेताओं को सलाह देता था, उनको ये बताता था कि किस तरीके से संगठित होइए, किस तरह से अपने दल का गठन कीजिए, किस तरीके से चुनाव का प्रचार कीजिए, किन मुद्दों की बात कीजिए, कैसे भाषण दीजिए ताकि आप जीत कर आइए। काम अभी भी मैं वही कर रहा हूं। अब दलों और नेताओं को छोड़ दिया, बिहार के गांव गांव जाकर लड़कों को, बच्चों को बता रहा हूं कि मेरे भाई तुम्हें नया दल चाहिए, ये चारों पांचों दलों ने तुमको, तुम्हारे बच्चों को ठगा है, तो तुम साथ में आओ। पैसे की, व्यवस्था की, जाति की, चुनाव की चिंता प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर छोड़ दो, तुम साथ में आओ, एक नया दल, नया विकल्प बनाओ ताकि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का आने वाला भविष्य बेहतर बने। विकल्प के अभाव में किसी की बंधुआ मजदूरी आपको न करनी पड़े, यही वो प्रयास है। अभी तो सर आप जैसे बताया कि विकल्प चुनना होगा पार्टियों के बाद, तो क्या आप अपनी पार्टी बना रहे हैं? अब देखिए, यही बात है कि आप लोग सवाल करने आते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने सुना है। मैंने बोला 3 उद्देश्य में एक उद्देश्य है ही कि दल बनाना है, लेकिन दल किसको बनाना है? बिहार में दल कैसे बनता है? हमने दल बनाया तो हम बन गए दल के नेता, और हमने ये घोषणा कर दी कि हमारे बाद होंगे हमारे बेटा, और बिहार की जनता पूरे जीवन भर झोला लेकर, झंडा लेकर घूमते रहो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दल बनाना है तो जिन लोगों को दल बनाना है उनको एकत्र किया जाए, सब लोग मिलकर दल बनाए। प्रशांत किशोर क्यों बनाएंगे? प्रशांत किशोर एक व्यक्ति है, ऐसे तो लाखों लोग बिहार में हैं जो नया दल बनाना चाहते हैं। वो लोग सब साथ में आए और दल बनाए, तब सफलता मिलेगी, तब बिहार में सही मायनों में परिवर्तन होगा। सर, एक सवाल होगा आपसे। आईपेक कंपनी के साथ आपने 10 साल काम किया, जैसा मुझे पता चला, और आपने उसे पॉलिटिक एनालिसिस हम लोग कहते हैं, उसके लिए आपने काम किया है। तो कहीं ये पद यात्रा जो आप कर रहे हैं, तो क्या किसी राजनीतिक दल के लिए तो नहीं कर रहे हैं? क्या उनके साथ आपका गठबंधन तो नहीं हो जाएगा, या उसमें आप विलय तो नहीं हो जाएंगे? आप अभी नए लड़के हैं,
ज्यादा दिन पत्रकारिता का अनुभव आपको नहीं है। पहले बात तो आईपैक कोई कंपनी हमारी है नहीं। आईपैक एक व्यवस्था इस देश में चुनाव प्रबंधन का हमने खड़ा किया 10 बरस में, जिसमें हजारों वो बच्चे जो राजनीति में दलों को ज्वाइन किए बगैर राजनीति में अपनी भूमिका चुनाव में दे सकते हैं, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म था। उस काम को 2021 को 2 मई 2021 को सार्वजनिक तौर पर देश के मीडिया के सामने हमने कहा कि अब इस काम को हम छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के बाद 2 बरस से बिहार में गांव-गांव में घूम रहे हैं। आपको अभी आप छोटा मोटा कुछ पत्रकारिता करते होंगे, हम आपको 2-4 लाख रुपया देते हैं, जितना पैसा कहोगे उतना देंगे। 10 दिन खाली पैदल चल के दिखा दो, कह रहे हो कि दूसरे पार्टी के लिए कर रहे हैं। 10 दिन 20-20 किलोमीटर चल के खाली तुम दिखा दो, अब पैसा जो कहोगे कैमरे पर कह रहे हैं, जितना पैसा कहोगे उतना देंगे मजदूरी तुमको। पैसे की बात नहीं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप हमारे साथ मत चलिए। आप पैसे जो लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे दल के लिए काम कर रहे हैं, तो जो दल हमको हायर किया है काम करने के लिए, हमको इंगेज किया है, आपको लगता है कि इतना पैसा कोई दे सकता है कि हम अपना जीवन खपा देंगे पैदल चलने में? यही आपकी समझ है? मगर हमारी यहाँ देश में किसी के पास इतना पैसा है कि हमको अपना जीवन खपाने के लिए, कभी आपने सुना है कि कोई 2 बरस अपना घर परिवार छोड़कर टेंट में धूल फाक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई दल का काम कर रहे हैं? वो दल वाला अपने एसी से नहीं निकल रहा और हम उसके लिए गांव-गांव में धूल फाकेंगे? हम 10 बरस 1-2 राज्य में नहीं 10 राज्य में मुख्यमंत्री बनाए हैं, कहीं आज तक रोड पर चलने की जरूरत है उसके लिए? हमको कंप्यूटर लेके अपने एसी कमरा में बैठेंगे, वहां से उसको ना बोलेंगे कि तुम जाओ रोड पर, हम काहे के लिए जाएंगे भाई? आप इसका मतलब रोड पे कभी आना नहीं चाहेंगे? तो सर रोड पे जो आप आए हैं, बैठो अभी क्या करते हो? बैठो। ज्यादा जब पत्रकारिता करने आए हैं ना, थोड़ा विषय और सवाल की गंभीरता बनाकर रखिए। जबरदस्ती का बहुत ज्यादा बोलने से विद्वता नहीं छलकती है। हम क्या कर रहे हैं अभी आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको इतना ही कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं उसको मत सुनिए, जो कर रहे हैं उसको देखिए। अगर आप ही की इतनी समझ होती, अगर 2011 में तुम्हें कहते कि हम देश में चुनाव प्रबंधन का कोई चीज खड़ा कर रहे हैं, जहां बड़ा बड़ा दल और नेता हमारे पास आएगा सलाह लेने की चुनाव कैसे लड़ा जाता है, तो तुम्हारे जैसा आदमी उस समय कहता भाई ऐसा कभी हो सकता है? कभी हो सकता है ऐसा? ठीक है सर, मेरा नाम अमरेंद्र है, मैं आज तक से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं है, इसलिए सवाल नहीं है कि पहले तो पक्ष से सवाल होता था, अब विपक्ष से सवाल होता है। न तो अब पक्ष है न विपक्ष है, इसलिए मेरी एक राय है। जिस तरह से आप ग्रामीण स्तर पर पंचायत दर पंचायत भ्रमण करते हैं, तो मेरी अपनी राय है कि आजकल राजनीति किसान पर ज्यादा फोकस हो रहा है, तो क्यों नहीं जन स्वराज जो है, जिस तरह से पूरे देश में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसी तरह से पंचायत स्तर पर हम चैम्बर ऑफ फार्मर्स का भी गठन करें, बाद में स्टेट लेवल पर करें, ताकि ये सुनिश्चित हो अगर बीज का कीमत चैम्बर ऑफ कॉमर्स तय करे तो फिर अनाज का कीमत चैम्बर ऑफ फार्मर्स तय करेगा। एक ये मेरा सुझाव है। दूसरी बात एक जानना ये चाहते हैं कि जो अभी जो राजनीति में चुनाव में जाति जनगणना बहुत ज्यादा फोकस हो गया है, तो आपकी नजर में ये जाति जनगणना क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट है या फिर जन जन का इसमें फायदा है? देखिए, पहली बात आपको बता दें, जो आपने सुझाव दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो लोग आप लोग बिहार में रहते हैं, अगर इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि बिहार में किसानों की इतनी बदहाली के बावजूद पिछले 70-75 साल में कोई किसान का नेता, कोई किसान का आंदोलन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि बिहार में किसानों की संख्या, विशुद्ध किसानों की संख्या बहुत कम है। जो लोग किसान हैं, जो जमीन के मालिक हैं, वो खेती किसानी नहीं कर रहे हैं, वो रेंट पर अपनी जमीन को दे रहे हैं। उनको किसानों के मुद्दों से बहुत सरोकार नहीं है। उनको जो बटाई का पैसा मिलता है वो एक तरीके से लैंड के ओनर हैं जो उससे रेंट लेते हैं, और जो आदमी एक्चुअली में किसानी कर रहा है वो किसान वो भी नहीं है, क्योंकि उसकी जमीन नहीं है, वो मजदूर है।
वो रेंट पर लेकर जमीन पर खेती कर रहा है। बिहार में 95% जो किसान है वो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो उसकी जो खेती है वो खाने वाली खेती है, कमाने वाली खेती नहीं है। गांव देहात में आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि भैया रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए इसके बाद लुधियाना जाएंगे, पंजाब जाएंगे, कोयम्बटूर जाएंगे। क्यों ऐसा लोग कहते हैं? क्योंकि खेती यहाँ के लोगों की समझ में, नजर में खाने का जरिया है। अपने और अपने बच्चों के लिए खाने की सुनिश्चितता हो जाए। खेती आमदनी का जरिया बिहार के लोगों के लिए नहीं है। इस बात की गंभीरता और इसकी गहराई को आप समझिएगा, गहराई में जाकर तब आपको पता चलेगा कि बिहार में इतना बड़ा इकोनॉमी रूरल और एग्रीकल्चर आधारित होने के बाद भी यहाँ आज तक सहकारिता के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। आज तक यहाँ पर फार्मर्स एसोसिएशंस नहीं बने। आज तक यहाँ किसानों के लिए कोई बीज और फसल के बेचने की व्यवस्था सरकारी या गैर सरकारी नहीं बनाई गई। और किसान यहाँ हर साल अपने फसल को 30-40% कम दाम पर बेचकर भी आंदोलित क्यों नहीं होता है? अभी आप देख रहे हैं कि देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। वो कौन किसान है? वो पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, जिन्होंने अपना धान सरकारी मंडियों में पंजाब में 2100 रुपया में बेचा है। पूरे बिहार में किसानों ने धान बेचा है 1600 में, 1700 में, लेकिन बिहार का एक भी आदमी किसान दिल्ली आंदोलन में नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर विशुद्ध किसान बचे ही नहीं हैं। लोग खेती से, किसानी से अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता नहीं देखते हैं। वो खेती को खाने का जरिया मानते हैं और इस तलाश में, इस अवसर में बैठे हैं कि कोई नौकरी मिल जाए, कोई धंधा मिल जाए कि खेती से जान छूटे, 1 बीघा जमीन है तो उसको बटाई कर दे, गांव छोड़कर भागे। इसलिए किसानों की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। इसको नए सिरे से सोचने, समझने और सुधारने की जरूरत है। दूसरा जो आपने सवाल किया, और इसीलिए जन सुराज का एक उद्देश्य है कि हर पंचायत में, मैंने जो कहा, आपने शायद आप लेट से आए, कि हर पंचायत में यहाँ की खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए, इसका एक योजना बनाया जा रहा है। कि भाई आप धान की खेती करते हैं, इसके बजाय आप लहसुन की खेती करें, और करने के लिए सरकार आपको क्या मदद करे ताकि आपको आमदनी हो उससे। दूसरा जो आपने सवाल किया जातिगत जनगणना का, पिछले 1 साल से हम पैदल चल रहे हैं और हर जगह ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, जातिगत जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। पहली बात तो जो बिहार में हुआ वो जनगणना है ही नहीं, वो सर्वे है। जनगणना तो केंद्र सरकार का मामला है। सर्वे और जनगणना में ये फर्क है कि जानकारी भले एक ही आई हो, सर्वे का कोई वैधानिक आधार नहीं है। मान लीजिए कि बिहार के आर्थिक सर्वे, बिहार के जातीय सर्वे में दलितों की संख्या 18% आई और जनगणना में 17.5 या 16 आ गई, तो आधिकारिक तौर पर संख्या वही मानी जाएगी जो जनगणना में। दूसरी बात, जनगणना लोगों ने क्यों कराया, इसका क्या फायदा, नफा, नुकसान है? जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज के अलग अलग जाति समूह वर्गों की बारे में आपको बेहतर जानकारी मिली। लेकिन सिर्फ जानकारी मिल जाने मात्र से उसकी दशा नहीं सुधरेगी। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, देश में 1,35,000 है। ये जानकारी तो आपको पहले से है। तो क्या इससे बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी? बिहार में सिर्फ 5% लोग ही कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं, ये जानकारी तो आपके पास है। तो क्या इससे लोगों की शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? सिर्फ ये ऐसे हुआ कि कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहां आप गए, वहां पर सारे पुस्तकें हैं, उससे तो आप पढ़ लिख कर विद्वान नहीं हो जाइएगा। उस पुस्तक को पढ़ना भी पड़ेगा और आप में वो क्षमता भी होनी चाहिए। जो यहाँ पर जातीय सर्वे कराया गया वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके एक बार समाज को फिर बांटकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, और इसका प्रमाण ये है कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भागकर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो नीतीश बाबू भागकर भाजपा में क्यों जाते? इसका कोई
चुनावी फायदा नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जातिगत सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत सर्वे जो बिहार में आया वो आपको क्या दिखाता है? जिन जाति समूहों के पिछड़ा, वंचित होने, पिछड़ा होने की बात पिछले 40-50 साल में कही जा रही है, उन जातिगत समूहों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये नीतीश लालू जी ने जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया। अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई 30-32 साल से जिन जाति समूहों के नाम पर आप राजनीति किए, जिनको बल देने, आवाज देने, शिक्षा, रिजर्वेशन देने के नाम पर आप गद्दी पर बैठे, उनकी स्थिति तो बदली नहीं। तो इतने दिन से तो आप सबको बेवकूफ बना रहे थे और उनकी हकमारी की किसने? पूरे बिहार में 32 साल से राज कौन कर रहा है? लालू कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। तो किसने इसको रोका है कि मुसलमानों को, पासमंदा समाज के लोगों को आप गृह मंत्री बना दीजिए? किसने नीतीश कुमार को रोका है कि किसी महादलित को आप यहाँ पर फिनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, सड़क का मंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए? किसी अति पिछड़ा समाज को आप जल संसाधन मंत्री बना दीजिए? आज तक बनाया? इन लोगों का ये वोट लेते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उसमें जितने बड़े विभाग हैं वो तेजस्वी यादव रहेंगे, वो नीतीश कुमार रहेंगे। 18 साल में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा। किसी अति पिछड़ा को गृह मंत्रालय दे दो। लालू जी 15 साल 16 साल रहे, किसी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को पथ निर्माण मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। तो ये तो बेवकूफ बनाकर वोट लेने की बात है। और जातिगत सर्वे के आधार पर इन लोगों ने ये दिखाया, ऊपर वाले ने इनके हाथ से ही करवा दिया कि देखो तुमने इन समाज के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, इनको बेवकूफ बनाया, इनके लिए किया कुछ नहीं। इसीलिए आपने देखा कि जातिगत सर्वे के आंकड़े आने के बावजूद समाज में राजनीतिक, सामाजिक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बिल्कुल लोग सुन रहे हैं, उससे लोगों को मालूम है कि बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। मेरा 2 सवाल है। पहला तो आप कटिहार में कल थे, कल आप कटिहार में जी, और वहाँ एक निर्मम हत्या हो जाती है, इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी नहीं आई। दूसरा, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, अब आप पद यात्रा भी कर रहे हैं और कल के डेट में आप एक राजनीतिक दल भी बनाएंगे। क्यों जाएंगे जनता आपके साथ? इस पर बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि इस पूरी पद यात्रा के दौरान हम ये कह ही नहीं रहे कि आप हमारे साथ आइए, हम ये कह ही नहीं रहे कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हम ये कह ही नहीं रहे कि आप हमको वोट दीजिए। यही भरोसा, विश्वास करके तो बिहार के लोगों ने अपनी ये दुर्दशा बनाई है। अगर आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर विश्वास कीजिएगा तो भी आपकी दशा नहीं सुधरेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। आज तक आप दूसरे का झंडा लेकर चले हैं, आप अपना और अपने बच्चों का झंडा बुलंद कीजिए। हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको सुझाव देंगे, हम आपको व्यवस्था देंगे, हम आपको संसाधन देंगे, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन खड़ा तो आपको होना न पड़ेगा भाई। हमारे पीछे चलिएगा, फिर हम भी आपको ठगेंगे। हम तो ये बात सामने से कह रहे हैं। आप जो ये सवाल कर रहे हैं, आप पर भरोसा क्यों करें? हम भाषण की शुरुआत ही इसी बात से करते हैं कि आप वोट मांगने वालों पर भरोसा करते आए, वो चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू हो, सब ने आपको ठगा। अब प्रशांत किशोर आए हैं, हम पर भरोसा करोगे, हम भी ठगेंगे। इसलिए रास्ता ये नहीं है। रास्ता ये है कि आप अपने बच्चों के लिए पहले खड़े होइए। छोड़िए देश का चिंता, देश विकसित होगा कि नहीं होगा उसका चिंता थोड़े दिन छोड़ दिया जाए। मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में देश को विकसित बनाना है, इसलिए सब लोग भाजपा को वोट दीजिए। बिहार के लोगों को यह समझना है कि भाई देश विकसित जब होगा तब होगा। आज जो देश में विकास का स्तर है, बिहार के बच्चे वहां पर कब पहुंचेंगे ये बता दो। बिहार में जिस दिन 1,35,000 प्रति व्यक्ति आय हो जाए तब 5 गुना और हम लोग की आमदनी बढ़ जाएगी। पहले वो बता दो। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि देश आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं पढ़े, आपके बच्चे अनपढ़ मजदूर रह गए, तो उस विकसित देश में आप मजदूर बनकर लात जूता खाइएगा, गाली सुनिएगा, आपका भला नहीं होगा। इसलिए हम जन सुराग में रोज क्या कह रहे हैं कि देश के लिए नहीं,
ये साधारण बात नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। हम रोज डंके की चोट पर कह रहे हैं कि देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, किसी विचारधारा के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दो, तब बिहार सुधरेगा। जिसको भी वोट दो उससे अपने बच्चे के लिए पूरा सौदा, खरा सौदा करो। अपने जात वाले को देना चाहते हो उसको दो, मोदी जी को देना है दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगो, पढ़ाई मांगो। पुलवामा के नाम पर मोदी जी को वोट मत दो। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है, उस नाम पर मोदी जी को वोट मत दो। बिहार में जिस दिन एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चले, उस नाम पर वोट दो, तब सुधार होगा। यही बात बता रहे हैं। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। किसका अनुभव है? डेटा का। अच्छा, अब इतने देर से तो यही बात समझा रहे हैं भाई कि जनता जिम्मेवार है। जनता जिम्मेवार है ऐसा तो नहीं मानूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी स्थिति है, अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया के चुनाव में वोट देंगे, विधायक को वोट देंगे, तो वो मुखिया और वो विधायक, उससे आप ईमानदारी की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसको लेकिन वोट कौन देता है? जाए, ठीक बात कहे। सवाल क्या है भैया, वो पूछ लो। भाषण मत दीजिए, सवाल पूछो। सवाल पूछो, डेटा कुछ नहीं बोले अभी तक। अभी तक इतना देर में कोई आपका डेटा सुना नहीं। अरे माइक लेके बोलो ना आराम से भैया। सवाल क्या है, पूछो। जो अनुभव आपके पास है हर चीज का, कहाँ जनता के पास क्या प्रॉब्लम है, कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा एनालिसिस है। और जो एनालिसिस पे ही हम कुछ कर सकते हैं। और आप अभी बोल रहे थे नीतीश सरकार का भी आपने देखा जाए, नीतीश सरकार भी कहीं ना कहीं जो बनी पिछले बार, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और ये अचानक ये बदलाव कि आप खुद मैदान में आ गए, बिहार में पदयात्रा शुरू कर दी और लोगों को अलग जगाना शुरू कर दिए, ये एक बड़ा बदलाव चाहिए यदि आप उससे निकलना चाहो। बच्चों सवाल क्या है? मैं चाह रहा हूँ ये जो चेंज की बातें आप कह रहे हैं, बता रहे हैं निकट भविष्य में जो चुनाव होने वाला है, उसकी एक बड़ी तैयारी हर कोई कर रहा है। उसका एक पार्ट आप भी हो सकते हैं, या हर मोदी जी भी, हर कोई एक पार्ट है। बट सवाल क्या है? ये चौथी बार पूछ रहा हूँ, सवाल क्या है? ये आपकी क्या ऑथेंटिटी है निकट भविष्य में जो लोग बदल जाएंगे, जो बड़े बदलाव के लिए आप निकल चुके हैं पूरे बिहार में, इसे क्या लग रहा है, कितना परसेंटेज लोग बदलेंगे आपकी इस पदयात्रा से? भाई, हमारे पास कोई थर्मामीटर है नहीं कि हम ऐसे लगाएं और बता दें कि कितना परसेंट आदमी बदल रहा है, कितना परसेंट आदमी नहीं बदल रहा है। हमारा काम है कि जिस विश्वास से, जिस विचारधारा को लेकर, जिस सोच को लेकर हम चले हैं, उसको ईमानदारी और शुद्धता से हम करें। हमारा वो काम हम कर रहे हैं। अब ये समाज पर है कि इसको देखें, जांचे, सवाल करें, मूल्यांकन करें। उसको अगर सही लगे तो इससे जुड़ेगा, नहीं सही लगेगा तो नहीं जुड़ेगा। आप भैया सवाल अभी कुछ पूछ रहे थे, कुछ पे आ गए। मेरे भाई ऐसा बोलिए। हम सवाल डॉज किसी का नहीं करते हैं, लेकिन आप सवाल पूछिएगा तभी तो जवाब देगा। भाषण देना चाहते हैं, भाषण दे दीजिए। मेरा सवाल बिहार के आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा से रिलेटेड होगी। वैसे सब जानते हैं कि आप एक रणनीतिक आर्थिक और आपने कई सरकारों को बनाया है, तो सर अभी बिहार के पदयात्रा से पहले जब भी आपने कई सरकारों का हेल्प किया, रणनीति बनाई, तो उसमें आप इन सब चीजों को क्या उन्हें नहीं बताते थे, या आने का मकसद क्या था? और देखिए, अब इन्होंने कहा, इनका सवाल है कि आप क्या पहले की सरकारों को ये इस तरह के मुद्दे नहीं बताए हैं जिनको कि आप मदद करते थे? 2015 एक सवाल एक ही आदमी पूछो भाई। अरे रुक जाओ सब। आपने
पीछे से भाई साहब पूरा एजुकेटेड होकर रहे कि आपने नीतीश को बनाया। तो 2015 में नीतीश कुमार की जिनकी मदद मैंने की, तो 7 निश्चय का एक प्रोग्राम भी बनवाया। तो जो आपका सवाल है कि पहले नहीं बताए थे, पहले बताए थे। 7 निश्चय नीतीश कुमार की सोच नहीं है, प्रशांत किशोर की भी सोच नहीं है। 40,000 गांवों में घूमकर देखकर जो लोगों की समस्या समझ में आई, उसके आधार पर 7 निश्चय का गठन किया गया। ये तय किया गया कि ये 7 मुद्दे जनता चाहती है कि ये किया जाए। उस काम को कराने के लिए बिहार विकास मिशन की स्थापना भी करवाई। लेकिन जिसको आपने चुनकर वो जिम्मेवारी दी, अगर 7 निश्चय वो लागू नहीं किया, तो मेरा नागरिक होने के नाते ये फर्ज नहीं है कि हम सवाल उठाएं। अगर बिहार के हर 18 से 35 साल के बच्चे को बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 1,000 रुपया मिलता, तो क्या ये बेहतर नहीं होता? वही बात तो आज उठा रहे हैं। अगर बिहार के हर नाली गली का पक्कीकरण हो जाता, तो वो बिहार की स्थिति नहीं सुधरती, वही बात बता रहे हैं। अगर बिहार के हर गांव घर में नल से पानी पहुंच जाता, तो बिहार के लोगों की दशा नहीं सुधरती, वही बात बता रहे हैं। तो नई बात क्या बता रहे हैं? ये काम पहले नीतीश कुमार को बताया कि भैया आप इसको कीजिए, आपको जिताने में मदद करते हैं, उन्होंने नहीं किया। तो अब हम जनता को बता रहे हैं कि भैया ये तो नहीं किए, हम लोग साथ में, आप लोग आइए, सब लोग मिलकर दल बनाइए, हम जिताते हैं आपको, फिर तब हम लोग अपना काम करेंगे। मैं अरुण कुमार हूँ, मैं कॉरेस्पोंडेंट हूँ। मेरा एक सवाल है, पूरे देश में परिवारवाद का मामला चल रहा है, इससे आप किस रूप में देखते हैं? परिवारवाद की जो स्थिति है, ये वो दीमक है जो राजनीति को, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। लेकिन परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि लालू जी का लड़का राजनीति में आ गया कि सोनिया गांधी का लड़का आ गया। परिवारवाद को अगर आपको समझना है तो बिहार की स्थिति को जरा देखिए। बिहार का एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद समझ लीजिए। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, किसी भी दल का सांसद विधायक है, 30 वर्ष में सबका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने हैं। बिहार में की आबादी है 13 करोड़, यहाँ रहते हैं 3.5 करोड़ परिवार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बने हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। आपको हमको लग रहा है मोदी जी आकर बोले कि लालू जी परिवारवाद कर रहे हैं, लालू जी कहेंगे ना तुम्हारे पार्टी में भी परिवार, भाजपा में भी परिवारवाद वाले लोग हैं, हम दोनों को हटा रहे हैं किनारे। आप एक उदाहरण देखिए बिहार के नजरिए से। भाजपा में अभी प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री इस राज्य के। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था, आज से 35 साल पहले, तो शकुनी चौधरी जी कांग्रेस की उस सरकार में विधायक और मंत्री थे। फिर जनता ने कांग्रेस को हटाया, लालू जी की सरकार बनाई, तो लालू जी के भी सरकार में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। फिर जनता ने लालू जी को हटाया, नीतीश जी की सरकार बनाई, नीतीश जी के भी सरकार में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। फिर जनता ने नीतीश कुमार को हटाया, मांझी जी मुख्यमंत्री बने, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। आज जब देश में भाजपा दिख रही है, तो भाजपा को भी कोई दूसरा कुशवाहा लड़का नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला है। ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको हमको लगता है कि हम कांग्रेस को हटाए, लालू को लाए, लालू को हटाए, नीतीश को लाए। एक ही परिवार का आदमी है, सरकार चाहे किसी की हो। और मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। आप किसी भी बिहार के विधानसभा क्षेत्र को उठा लीजिए, किसी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में पिछले 30 वर्ष में 4-5 से ज्यादा परिवार के लोग न चुनाव लड़े हैं, न जीते हैं, न हारे हैं। तो जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा कि विधायक का लड़का विधायक बने, मंत्री का लड़का मंत्री बने, तब तक सुधार नहीं होगा। आप इसको समझिए। अगर सुनील गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खाली खेलता, तो हमने आपने सचिन तेंदुलकर को कहां देखा होता?
अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही टीम में रहेगा तो विराट कोहली कहां से आएंगे? अगर विराट कोहली ही खाली रहेंगे, उनका लड़का रहेगा, तो सूर्य कुमार यादव कहां से आएंगे? ये लोकतंत्र इसलिए बना हुआ है कि जिसमें भी क्षमता है वो आगे आए, समाज का नेतृत्व करे। बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी ने लोकतंत्र को ही करीब करीब खत्म कर दिया है। 1200 परिवार के लोगों ने जाति धर्म के नाम पर, पैसे और बाहुबल के नाम पर पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है। किसी की सरकार बने, वही आदमी विधायक मंत्री बन जाता है, फिर आप और हम कह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब शकुनी चौधरी अगर 30 वर्ष में कांग्रेस के राज में, लालू जी के राज में, नीतीश के राज में सुधार नहीं कर पाए, तो अभी भाजपा के साथ जुड़कर कैसे सुधार कर देंगे? ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए जन सुराज में नीचे से वैसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है जिनके बाबूजी विधायक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास अगर समाज की समझ है, आप में जज्बा है, नियत है, बिहार को सुधारने की मंशा है, तो आप जन सुराज से जुड़िए। बाकी चिंता जन सुराज आपके बिहार में करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, खत्म कीजिए। लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा नाम फैसल कलीम है, मैं सीमांचल लाइब्रेरी से हूँ। मेरा स्पेसिफिक सवाल है सीमांचल को लेकर, क्योंकि आपने बार बार अपने भाषणों में ये जिक्र किया है पलायन बिहार की एक बड़ी समस्या है, तो सीमांचल की भी एक बड़ी समस्या है। जब हमने इसको डीप किया तो इसमें सबसे बड़ा कारण हमें फ्लड नजर आता है। तो आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है? देखिए, ऐसा है, फ्लड सिर्फ सीमांचल की समस्या नहीं है, कोसी में भी फ्लड की इतनी ही समस्या है। नेपाल से लगता हुआ पूरा जो एरिया है, सीतामढ़ी, शिवहर, वहां पर भी फ्लड की समस्या है। बिहार में 50% जो यहाँ के प्रखंड है वहाँ फ्लड की संभावना है, या वहाँ उसका फ्लड का डर है। पलायन बिहार में हमने देखा, जहाँ पर फ्लड आ रहा है, जहाँ नहीं आ रहा है, पलायन हर जगह है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रखंड में, जिले में बाढ़ नहीं आ रहा है वहां पर उद्योग धंधा चल रहा है, वहां से पलायन नहीं हो रहा है। फर्क इतना है कि जिन प्रखंडों से, जिलों से में बाढ़ आ रहा है वहां पर पलायन का स्तर 60-70% है, जहां पर बाढ़ नहीं आ रहा है वहां का पलायन 40-50% है। तो जल संसाधन को लेकर बिहार में एक नए समुचित होलिस्टिक प्रयास की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ बाढ़ की समस्या नहीं है। 50% प्रखंड में बाढ़ है, करीब करीब 25% प्रखंड में, बचे हुए 25% प्रखंड में जल जमाव की समस्या है। आप जब गोपालगंज से पैदल चलेंगे तो गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर का जो एरिया है, बीच मध्य बिहार जो है, इसमें कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 2-4-5 हजार एकड़ जमीन में परमानेंट पानी न लगा हुआ है। इसी तरीके से 1/3 जमीन में सूखे की समस्या है। तो परेशानी यह है कि आधी जमीन में बाढ़ है और आधा जो जमीन ठीक है उसके आधे में या तो जल जमाव है या सूखा है। तो जब तक यहाँ जल प्रबंधन की व्यवस्था समुचित तरीके से ठीक नहीं की जाएगी, तब तक